हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स, और हम जानेंगे बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी हमारे पास दो वेक्टर है या दो से अधिक वेक्टर है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे ये सीखेंगे। बच्चों एडिशन का कुछ मेथड्स है, कुछ लॉ है, उस लॉ को हम लोगों को जानना है। तो इसके लिए सबसे जो पहला मेथड है या लॉ है उससे बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं इसे, या मेथड कहते हैं। सेकेंड होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ या मेथड। और थर्ड होता है बच्चों पॉलीगन। तो यह थ्री बेसिक मेथड्स हैं। तो इसी लॉ से हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मेरे प्यारे बच्चों, यह लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और वह दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो यहां पे एक वेक्टर है, यह वेक्टर ए है ऐसे, और यहां पे दूसरा वेक्टर बी है ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान यह देना है कि दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि एक का हेड जहां पे खत्म हो तो दूसरे का टेल वहीं से शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर में। तो कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता हो सेम ऑर्डर में, तो इसका जो थर्ड साइड होगा, थर्ड साइड क्या बनेगा, देखो यहां से यहां तक थर्ड बनेगा, यह थर्ड साइड है। थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, इस ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर में। तो अब ऐसे नहीं चलना है, अब आपको क्या चलना है बच्चों, इसके अपोजिट में, ऐसे अपोजिट में। यह मान लो कि वेक्टर आर है, तो यह वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करेंगे ना, तो इस दोनों का सम वेक्टर आर के बराबर होगा। अब सिंपल वर्ड में समझ लो कि यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में, वह उस दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। यानी यह वेक्टर क्या कहलाएगा, ए और बी का रिजल्टेंट होगा एडिशन का। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं बच्चों, स्टेटमेंट आप लोग अपने बुक से इसको लिख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, और ए वाला सी है। आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा ट्रू है, और ए में दिया है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बी में कहा है कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। सी नंबर में कहा है कि वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
और डी में है बच्चों कि वेक्टर, डी नहीं है, वेक्टर बी, डी में है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। इस लॉ के बेसिस पर आपको बताना है इसमें से कि कौन सा ट्रू है इसमें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें देखो कि कौन दो वेक्टर सेम ऑर्डर में चल रहा है। तो अगर हम यहां से ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे तो इसका ऑर्डर अपोजिट है, तो ऐसे चल नहीं सकते। अब इधर से चलना शुरू करो। तो यहां से देखो यहाँ गए और फिर यहां से यहाँ गए। जाना है हमको यहां तक ले, तो यहां से यहां जाओ और फिर यहां से यहां आओ, या डायरेक्ट आप यहां से यहां चले आओ। तो वेक्टर ए प्लस सी बराबर कितना होगा, वेक्टर बी होगा। यानी आएगा बच्चों यह वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब देखो ऐसा कहां लिखा हुआ है, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। तो हमारा बी नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके बच्चों, अब आप कहिएगा सर ठीक है कि हम लोगों ने दो वेक्टर को ऐड किया तो क्या मिला, ए वेक्टर मिला, और यह रिजल्टेंट होता है ए और बी का, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, आर वेक्टर मिलेगा। अब देखो यह जो वेक्टर होता है आर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब निकालेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यानी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट मिलेगा, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ऐसे है बी, यह बी है। वेक्टर ए और बी के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा बनेगा, क्या ये वाला एंगल बनेगा। मान लो कि यह थीटा 1 है और इस एंगल को अगर हम मान लेते हैं थीटा 2, तो इस दोनों में से वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थीटा 1 होगा, तो इसका आंसर है बच्चों गलत है। सबसे पहले आपको दोनों वेक्टर के टेल से टेल को मिलाना है। क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ताल से ताल मिला, होता है ना, ताल से ताल मिला, तो टेल से टेल मिलाइएगा। तो टेल से टेल कैसे मिलाओगे, देखो यहां से इसको शिफ्ट करके यहां पे लाओगे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी वेक्टर के डायरेक्शन को फिक्स करके वेक्टर को हम आगे पीछे कर सकते हैं बच्चों। तो हम चाहें तो इसको उठा करके यहाँ पे लाएंगे तो यह कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा और यह कुछ ए हो जाएगा ऐसा, और यहाँ क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल बनेगा जो कि थीटा 2 है, ए वाला एंगल। अब कहेगा सर ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, तो बड़ा वाला एंगल नहीं लेते हैं। हमेशा दो वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, उसे ही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, अब इसको हम थीटा मान लिए। उतना क्लियर है। हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के साइड के रूप में हो सेम ऑर्डर में, तो तीसरा साइड इसका रिजल्टेंट होगा। तो यह क्या होगा बच्चों, इसका रिजल्टेंट, इसको हम आर वेक्टर बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो हम क्या करें, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, इसका नेमिंग कर लो।
यह पॉइंट ए मान लो, यह पॉइंट बी मान लो, यह सी और यह पॉइंट डी मान लो। इस ट्रेंगल में देखो, इन ट्रेंगल बी सी डी में यह बी है, यह सी और यह डी, यह एक ट्रेंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल है। हमें निकालना है यहां से यहां तक का वैल्यू बी से डी, तो कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी से डी अब बट्टे सी से डी, सॉरी सी से बी होगा। देखो बी से डी ये वाला होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा, तो बी से डी अब बट्टा बी से सी होगा, यह हाइपोटेनस हो गया इतना। यहां से बी से डी निकालिएगा तो आ जाएगा सी से बी इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों देखो बी से सी का वैल्यू कितना है, तो यह बी के बराबर है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। हमने आपको बताया था ना, यह अगर एक वेक्टर बी है तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, यह बी होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो यह लेंथ बी होगा। तो यहां पर रखेंगे बी से डी इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्या आ गया, बी कॉस थीटा, मतलब कि यहां से यहां तक का वैल्यू हो गया आपका बी कॉस थीटा। ओके, अच्छा यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा, ये तो ए होगा, क्योंकि यह वेक्टर क्या है, ए है, तो यह ए हो गया। आइए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, सी से डी का वैल्यू कितना होगा। लिखोगे नाउ साइन थीटा ले लो। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर आएगा, तो हमें निकालना है सी से डी आ जाएगा अब बट्टे बी सी। सी डी निकालोगे, सी डी मतलब उच्च सी डी नहीं देखने वाला, यहाँ पे बी सी कितना साइन थीटा, बी सी का वैल्यू कितना है, बी है, तो यहाँ पे बी और साइन थीटा हो गया सी डी का वैल्यू। तो यहां से यहां तक का लेंथ आ गया बी साइन थीटा। यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, एक बार देख लें, नहीं दिख रहा है, ओके देखो यहाँ पे लिख रहे हैं यह लेंथ कितना होगा, बी साइन थीटा, अब दिख रहा है, ओके। बस इस लेंथ को मानते हैं बच्चों सी से डी का वैल्यू बी साइन थीटा। अब देखो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी, यह कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और आप लोगों को याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। याद सबको, तो सर हमने तो 9th में पढ़ के आया था पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ तो बच्चे कहेंगे कि सर हमने कोरोना में पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देख लें, ओके दिख रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, यहां से ए सी है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये हाइपोटेनस है, यहां से यहां तक बेस हो जाएगा, तो एडी का स्क्वायर प्लस डी से सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे डी सी का स्क्वायर, ऐसे करोगे। ए से सी को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों, आर बोलते हैं, ये सबको मालूम है, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। ए से डी क्या है, ए डी लिख सकते हैं, ए से बी प्लस बी से डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए से बी प्लस बी से डी का स्क्वायर प्लस डी से सी, एक बार आने दो, डी सी का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए से बी को ए बोलते हैं, यहाँ पे ए है, प्लस बी से डी, तो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस
सी से डी मतलब कि डी सी ए वाला, तो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो यह ए स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab और हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, अब प्लस ये पूरा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो कहां कहां पे बी स्क्वायर, यहां भी है बी स्क्वायर और यहां पर भी बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होगा, ये जितना है लिख दो 2ab यहां से कॉस थीटा। अब याद करो पुरानी सी बातें, कौन सी पुरानी बातें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको याद होगा ना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस के नाम से याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, इसलिए यह आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां से कॉस थीटा। आर का वैल्यू निकाल दोगे तो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यह हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप इतना ड्राइव क्यों करते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देते हैं। याद रखो बच्चों, एक बार थ्योरी आप बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद से फॉर्मूला का यूज करो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में और सारे कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसमें एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होता है। अगर हम आपको कह दे सिर्फ कि फॉर्मूला याद कर लो, इसको बना लो, ठीक है, तो एक तरह का फील आपको नहीं आएगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आता है जहां पे बीच में कंसेप्ट का यूटिलाइज कर देता है, तो वहां पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक बार आप इसको बढ़िया से देखें कि कैसे कैसे हो रहा है और उसके बाद से क्वेश्चंस करें, आपको 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। आइए, इतना में किसी को दिक्कत नहीं, फटाफट इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। ओके बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना देख लिया होगा। आइए अब जानते हैं कि जो हमको रिजल्टेंट मिलता है वह कैसे कैसे वैरी करता है, ये सभी कंसेप्ट सीखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने देखा क्या बच्चों कि आर का वैल्यू आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो यह आर किस पर डिपेंड करेगा, क्या ए पर डिपेंड करेगा, तो ए तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ना तो ए पे डिपेंड करेगा ना ही बी पे डिपेंड करेगा। या डिपेंड किस पे करेगा बच्चों, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। और कॉस थीटा किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, यानी बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो आर का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम तो आर का वैल्यू भी मिनिमम होगा। तो लिखेंगे केस नंबर 1, कहिएगा सर केस क्या होता है बच्चों, कंडीशंस है। इफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 1, या इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी कॉस थीटा मैक्सिमम होगा
तो आर का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा कितना पर मैक्सिमम होगा, थीटा इक्वल टू कितना पर, बताओ, थीटा इक्वल टू 0 पर, कितना पर, 0 पे। देन आर क्या होगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 यहां पे आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद है इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होगा नहीं, 2ab ही रहेगा। ऐसे लिख लो एक बार, तो कहोगे सर 2ab आएगा ऐसे। अच्छा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यह किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या देंगे इसका रूट, है स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा आर मैक्सिमम, यहां देखो आर मैक्सिमम इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। दिख रहा है वहां पे सबको, ओके। तो दो वेक्टर को ऐड करने पर उसका एडिशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। और एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाता हो। कहां जाता हो बच्चों, सेम डायरेक्शन में। जैसे यहां देखो, यह एक वेक्टर है ए, और इसी डायरेक्शन में क्या हो, वेक्टर बी हो, और दोनों को ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहां पे थीटा इक्वल टू 0 है। इतना क्लियर है सबको, ओके। आइए केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2, इस आर का वैल्यू मिनिमम कितना पर होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, तो हम कहेंगे कि व्हेन कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। आप सबने पढ़ रखा है, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे याद कर लो कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और ये कितना पे आता है, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 हो, या इसी को पाई बोलते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन में होता है, या डिग्री में, और या किस में, रेडियन में। ये और लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बट्टे नहीं है, और है, इतना हो या इतना हो। देन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और देखो वैल्यू रख लेते हैं, इसलिए आर मीन का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रख दो, तो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 यहां पे हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आर मीन इक्वल टू आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आएगा। यह किसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, देख के बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आएगा कितना, देखो आर मीन इक्वल टू यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे, या हम लिख सकते हैं ऐसे रूट अंडर b माइनस ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना वहां पे सबको, ओके। ऐसे लिख लो, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू इतना ही आएगा बच्चों, इतना। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा वैल्यू आर
मिनिमम इक्वल टू या तो ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा। जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आर का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। याद रखिए यह वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, बता चुके हैं आपको, यह पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है यह। इतना क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा आइए इसका एक कंडीशन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फटाफट वीडियो का पॉज करें, इसको नोट करें। ओके बच्चों, आइए कंडीशन 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है आपसे, यदि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, कह दें कि इफ, बड़ी गंदा लिखा गया, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना, 0, इसलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos यहां से 90, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब 0 चलाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दो वेक्टर के बीच का जब एंगल 90 डिग्री होता है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देखो यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, यह वेक्टर बी है और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पर, तो रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शंस में होगा तो रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो रिजल्टेंट हमको मिनिमम मिलेगा। अपोजिट में डायरेक्शंस कैसा होता है, याद कर लेना, ऐसे होगा, एक ऐसे जाएगा वेक्टर, तो दूसरा क्या होगा, ऐसे, बी नंबर ऐसे, और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपोजिट वेक्टर में माइनस साइन आएगा, सेम डायरेक्शन में प्लस साइन आएगा, और परपेंडिकुलर में ए वाला आपको इक्वेशन मिलेगा। और इस पे देखो प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और अगले क्लास में आपको सिखाएंगे कि रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है ये भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए लगता है कि यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों आप लोगों के लिए, इसलिए आप इसे अपने फ्रेंड में शेयर करें। अगर अच्छा लगता है, तो लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो आप इसे शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।